Hello, everybody. I'm Vikas Vyas, your biology teacher, and welcome to Medishvi Educators for orientation of 11th. आपका 11th स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दिस. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो आप 1.5 या 2x में देख सकते हो. बच्चों को आदत होती है 2x में देखने की, पेरेंट्स को इतनी आदत नहीं होती है. बट येस, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो, सो आप पार्ट्स में देख सकते हो. एंड दैट्स द मेन रीज़न कि मैं इसका वीडियो रख रहा हूँ. एक इच्छा ये भी थी कि एक हॉल बुक करके सारे पेरेंट्स को एक साथ बुला के ओरिएंटेशन करते, बट देन सम ऑफ यू माइट बी गोइंग ऑन वेकेशन, और ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे हम रखे उस टाइम पे सारे पेरेंट्स एज वेल एज सारे बच्चे फ्री हो. सो इट्स बेटर आइडिया टू मेक अ वीडियो, और आई विल पुट इट अप लिंक इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. आप प्लीज़ पूरा वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से समझना. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ नीट. सो लेट्स स्टार्ट आवर ओरिएंटेशन. बोर्ड एग्जाम्स का सिस्टम क्या होता है? तो जब मैं और पेरेंट्स, मतलब मी एंड पेरेंट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर एज, तो हम लोग जब हमारे बच्चों की एज के थे उस टाइम पे 11th वेयर स्कूल एग्ज़ाम्स, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होता था. अभी भी सिस्टम वही है. 11th इज़ स्कूल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता 11th में. एंड 12th में जब हमारे बच्चे आएंगे, 12th के एंड में उनका बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा. After 12th, there will be NEET. Now that is the most important exam. ये वही एग्ज़ाम है जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये वही एग्ज़ाम है जिसके लिए हम लोग 2 साल तक अच्छे से मेहनत करेंगे. अब जब बोर्ड एग्ज़ाम की बात आती है तो एक कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में कि विच बोर्ड टू ऑप्ट फॉर. फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड में बच्चे गुजरात बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में, अलग अलग बोर्ड्स में होते हैं. कोई आईबी में भी होता है, आईसीएससी में होते हैं. बट 11th-12th का जर्नी कौन से बोर्ड में अच्छा रहेगा इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन नीट? प्रायोरिटी सबका अलग होता है, चॉइस सबका अलग होता है. बट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आई हैव सीन, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो गुजरात बोर्ड ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स. Most of the parents and students they select गुजरात बोर्ड. अगर बच्चा आईसीएसई बोर्ड में है और या तो सेंट्रल बोर्ड में है, फिर भी दे गो फॉर गुजरात बोर्ड. लेट मी एक्सप्लेन यू रीजंस दैट व्हाई पेरेंट्स या स्टूडेंट्स या ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट गुजरात बोर्ड क्यों सिलेक्ट करते हैं. एक कंपैरिजन देख लेते हैं, गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड का कंपैरिजन देख लेते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट इन गुजरात. ठीक है, तो गुजरात बोर्ड में भी है मोर स्कूल्स. देयर इज मोर अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल इन अहमदाबाद एंड ऑल सिटीज ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड्स. फीस की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली गुजरात बोर्ड का फीस काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू सीबीएसई. टेक्स्ट बुक दोनों में सेम है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है दोनों में. सो बुक्स का डिफरेंस नहीं है, सिलेबस का डिफरेंस नहीं है. एंड लेट मी रिमाइंड यू कि नीट का सिलेबस भी एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी इज द मेन बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट. तो गुजरात बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में दोनों में सेम टेक्स्ट बुक है, नीट में भी वही टेक्स्ट बुक है. ड्यूरिंग द ईयर प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स की अगर बात करें हम लोग, तो गुजरात बोर्ड में इट्स नेग्लिजिबल, वेरी लेस, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सीबीएसई में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट वर्क रहता है. अनदर कंपैरिजन, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन. 11th और 12th में जो मेन सब्जेक्ट आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करना है. ऑप्शनल सब्जेक्ट का अवेलेबिलिटी गुजरात बोर्ड में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्ट कंप्यूटर. और कंप्यूटर का जो बोर्ड एग्जाम्स आएगा उसमें सारा एमसीक्यूज होगा, ऑल एमसीक्यूज. Some of the students select PE also, but more than 90% of students, या more than 95% of the students select computer as an optional subject in Gujarat board. Whereas in central board 2 ऑप्शन रहता है, मोस्टली 2 ऑप्शन में से सिलेक्ट करते हैं बच्चे. वैसे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट या तो साइकोलॉजी सिलेक्ट करेंगे या तो पीई सिलेक्ट करेंगे. तो कंप्यूटर की अगर बात करें, दैट इज ईजियर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जर्नल कंप्लीशन की अगर बात करें 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, तो Gujarat board meet is very easy to complete your journal. I don't suggest that, but
कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से ही लिखवा लेते हैं या एल्डर ब्रदर या सिस्टर से ही लिखवा देते हैं जर्नल। इन गुजरात बोर्ड चल जाता है, गुजरात बोर्ड में कभी कभी ये, बट सीबीएसई में इट्स डिफिकल्ट। आपको जो स्टूडेंट है वो उसको खुद कंप्लीट करना होता है, बिकॉज जो बोर्ड एग्जाम्स में जो आएंगे सुपरवाइजर, दे विल चेक योर हैंड राइटिंग्स ऑल्सो, या कर सकते हैं। सो बोर्ड का जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, 11th में बोर्ड नहीं है, 12th का जब बोर्ड्स प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, गुजरात बोर्ड में दे आर वेरी लिबरल इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स। काफ़ी अच्छा स्कोर भी हो जाता है बच्चों का। सीबीएसई में दे आर स्ट्रिक्ट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको अच्छे से प्रैक्टिकल के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ योर थ्योरी पार्ट। फिर आता है बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल बोर्ड एग्जाम। अब बच्चे जो होते हैं वो 2 years का जो जर्नी है उनका पूरा उसका विजन नहीं होता है, और जो फाइनल एग्जाम जो आपको बोर्ड का देने का है आफ्टर 12th, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुजरात बोर्ड में ये है सिस्टम अभी कि देर आर 50 marks ऑफ MCQ, 50 marks ऑफ थ्योरी, वेर एज इन CBSE मोस्ट ऑफ द पार्ट इज थ्योरी। 80 marks का थ्योरी होता है और अबाउट 16 या 18 marks का उनका MCQs होता है। रेस्ट ऑफ द एंटायर पार्ट इज थ्योरी, सो दे हैव टू राइट अ लॉट। और 2 साल में क्योंकि MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा किया होता है बच्चों ने, तो राइटिंग प्रैक्टिस इतना ज़्यादा नहीं रहता बच्चों का। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि बच्चे या पेरेंट्स गुजरात बोर्ड क्यों सिलेक्ट करते हैं 11th 12th में नीट के प्रिपरेशन के लिए। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट, द वन एंड ओनली पॉजिटिव पॉइंट जा रहा है CBSE की तरफ, एंड दैट इज जो बोर्ड का पेपर्स होता है उसका चेकिंग थोड़ा लिबरल होता है। और गुजरात बोर्ड में जो MCQ पार्ट है उसमें तो क्या चेकिंग होगा, ABCD होता है, बट जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट में चेकिंग इज लिटिल बिट स्ट्रिक्ट इन गुजरात बोर्ड। एंड एज अ रिजल्ट जो फाइनल स्कोर होगा बोर्ड एग्जाम्स का, उसमें अगर 2 स्टूडेंट को हम कंपेयर करें विथ सेम एकेडमिक एबिलिटी, सेम एकेडमिक वाले स्टूडेंट का एबिलिटी वाले स्टूडेंट अगर गुजरात बोर्ड में एग्जाम दे रहा है, सेंट्रल बोर्ड में एग्जाम दे रहा है, तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि सेंट्रल बोर्ड वाले बच्चे का मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा हो, 2 to 5% हम लोग राइज कंसिडर कर सकते हैं, बट गुजरात बोर्ड में वो कम होगा। ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए नहीं पड़ता है बिकॉज नीट में यू नीड ओनली 50% ऑफ मार्क्स। नीट का जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जो एलिजिबिलिटी आता है दैट मीन्स यू नीड 50% इन योर बोर्ड एग्जाम्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। ग्रॉस टोटल आपका जो होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम, विच इज़ वेरी इजी टू ऑब्टेन। 51% है या 90% है या 99% है, नीट में उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेडिकल में एडमिशन के लिए उसका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेडिकल में जो आपका एडमिशन होगा दैट विल बी प्योरली ऑन बेसिस ऑफ नीट। तो बोर्ड एग्जाम्स का जो स्कोर होता है, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अब हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ज़्यादा क्या, मेडिकल एडमिशन के लिए कुछ डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, एलिजिबिलिटी है जो 50% वो आपको क्लियर करना पड़ता है, बट आई सपोज इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट को अगर डॉक्टर बनना है तो बोर्ड में तो विदाउट प्रिपरेशन भी 50% ऑफ मार्क्स आ जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच पेरेंट्स लुक आफ्टर, जो लोग मतलब लंबा सोचते हैं, जो दूर का सोचते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में जो सोचते हैं, वो ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम देखते हैं। आपका मेजर फोकस होगा नीट पे। नीट विल बी इन द फर्स्ट संडे ऑफ मे, उसके पहले बोर्ड एग्जाम्स होता है। और बोर्ड एग्जाम और नीट के बीच में कुछ दिन जो होता है दैट आर वेरी क्रूशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट, फॉर रिविजन ऑफ नीट। आई शुड नॉट से प्रिपरेशन हो चुका होता है बच्चों का, फाइनल रिविजन जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है द डेज बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड द नीट एग्जाम। तो गुजरात बोर्ड कंप्लीट देयर टेस्ट बोर्ड एग्जाम्स विद इन 1 week to 10 days। मेजर सब्जेक्ट तो 1 week में हो जाता है, ऑप्शनल के साथ अबाउट 10 days लगता है, वेर एज सेंट्रल बोर्ड टेक्स ऑलमोस्ट 1 month, some days more or less, but they take almost 1 month। अब जब बच्चा सेंट्रल बोर्ड में है तो दे आर इन्वॉल्व्ड इन देयर बोर्ड एग्जाम्स। वो लेट कंप्लीट होगा या 1 month लगेगा। ड्यूरिंग देयर बोर्ड एग्जाम वो लोग प्रिपरेशन करेंगे, बट वो नीट वाला अप्रोच नहीं रहता है। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 12th का प्रिपरेशन होगा, 11th का तो होगा नहीं।
नीट में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो सारे पेरेंट्स को और बच्चों को अफेक्ट करता है. फाइनल 12th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होगा उसके बाद और नीट के पहले कितना दिन बचता है. गुजरात बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको इसमें एडवांटेज रहता है. दे गेट मोर टाइम टू रिवाइज. So time for NEET preparation after board exam is definitely more in Gujarat board and it is less in central board. This is the major point of decision making. तो आप लोग सोच लो गुजरात बोर्ड लेना है, सेंट्रल बोर्ड लेना है, टेक्स्ट बुक सेम है और हर किसी का अपना चॉइस होता है. मैंने आपको सारा डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन आपको बता दिया. नाउ द चॉइस इज योर्स. Importance of board exam. As I told you, it used to be very important in our time. हमारे टाइम पे ऐसा था कि 10th बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. 10th बोर्ड एग्जाम में जो आपने स्कोर किया उसके बेसिस पे आपको 11th में साइंस या कॉमर्स मिलेगा या एडमिशन मिलेगा. मैथ्स बायो दोनों ही होता था हमारे टाइम पे. पेरेंट्स माइट बी डूइंग दिस और बच्चों को भी बताया होगा आपके पेरेंट्स ने. सो मैथ्स बायो दोनों ही पढ़ना पड़ता था अगर साइंस लिया तो. और वो 10th का जो मेरिट होता था वो डिसाइड करेगा कि स्कूल में साइंस में एडमिशन मिलेगा या फिर कॉमर्स में जाना पड़ेगा. बट इट यूज टू बी इन आवर टाइम्स. अभी ऐसा नहीं है, कम मार्क्स के साथ भी बच्चे साइंस ले सकते हैं. सो नाउ देयर इज नो इम्पॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर होता था वो इंजीनियरिंग या मेडिकल का मेरिट फॉर्म करता था. अब ऐसा नहीं है. अब ओनली 50% इज रिक्वायर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. अब बोर्ड का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है. नीट will decide your merit and because of that reason NEET is so important. It's going to decide कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे या नहीं जाओगे और अगर जाओगे तो कौन सी मेडिकल कॉलेज में जाओगे वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा नीट का. नीट के सिलेबस में 11th एज वेल एज 12th दोनों स्टैंडर्ड का कंटेंट आएगा. सो टोटल इट्स अबाउट 80 चैप्टर्स. 80 चैप्टर्स एक साथ आपको याद रखना है एंड 3 आवर्स का नीट होता है. उसमें आपको सारा आंसर स्टिक करना है और उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा. सो इट्स ऐसा, मतलब जब हम पढ़ते थे तब ऐसा था कि 11th में थोड़ा आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया. 10th बोर्ड एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे हम लोग भी, हमारे पेरेंट्स भी. 12th बोर्ड एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे हम भी, हमारे पेरेंट्स भी. तो बीच में 11th में हम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लेते थे. अब ऐसा नहीं है. अब 10th बोर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, 12th बोर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट 11th और 12th दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है वो नीट में आएगा. दोनों के चैप्टर्स नीट में आएंगे. व्हाट एग्जैक्टली इज नीट? जैसे अभी मैंने आपको बताया, नीट का जो फुल फॉर्म है इट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. तो एंट्रेंस टेस्ट तो है, उससे मेरिट तो फ्रेम होगा, पर वो एलिजिबिलिटी भी है. ओके एलिजिबिलिटी में 2 क्राइटेरिया आता है. एक क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया, दैट इज मिनिमम ऑफ 50% इज रिक्वायर्ड टोटल में, ग्रॉस टोटल में आपके बोर्ड एग्जाम्स में. सेकंड जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, दैट इज 50 परसेंटाइल. अब ये 50 परसेंटाइल क्या होता है? मान लो 20 लाख स्टूडेंट्स ने नीट अपेयर किया. 720 मार्क्स का नीट है. 20 लाख स्टूडेंट्स ने नीट अपेयर किया, उसमें से 10 लाख रैंक, दैट इज एग्जैक्टली मिडल में 50th परसेंट पे ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स का 50% मैं नहीं बोल रहा हूं. अगर 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे तो 10 लाख रैंक जो स्टूडेंट का होगा, वो स्टूडेंट का स्कोर जो होगा वो स्कोर होता है 50th परसेंटाइल और दैट इज द कट ऑफ. एवरी ईयर ये कट ऑफ चेंज होता रहता है. एवरी ईयर अगर पेपर इजी हो गया तो कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा, पेपर डिफिकल्ट हो गया तो कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा. एंड सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 720 मार्क्स ये जो कट ऑफ होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली रेंजिंग बिटवीन 140 to 170 मार्क्स ओनली. 140 to 170 मार्क्स. मतलब 20 लाख स्टूडेंट्स अगर नीट अपियर करते इंडिया में तो 10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे जो 140 to 170 से नीचे स्कोर करते. it's very difficult to digest this, but ऐसा क्यों होता है?
ये भी थोड़ा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग नीट देने वाले हो, तो ये जो 10 लाख स्टूडेंट्स है जो बिलो 140 170 स्कोर कर रहे हैं, और ये सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में अच्छा स्कोर किया है जिन्होंने। ऐसा बहुत सारा स्टोरीज आपने सुना होगा कि 10th में बहुत अच्छा स्कोर हुआ, 12th में कुछ खास नहीं हुआ। सो यस, दिस हैपेंस, बट ऐसा भी बहुत सारा स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूं कि जिन लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है एज कंपेयर टू 10th, 11th, 12th में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। बट लेट्स गेट टू द रीजन कि ऐसा क्यों होता है। ये सारे अच्छे बच्चे, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था, 11th 12th में उन्होंने बायोलॉजी लिया, उनको डॉक्टर बनने की इच्छा है, क्योंकि बायोलॉजी लेने के लिए करेज चाहिए, यू नो दैट। और क्योंकि मेडिकल में जाना है तो हम ये कंसिडर करके चलते कि एकेडमिकली अच्छा है वो बच्चा, बच्चे सारे अच्छे होते हैं एकेडमिकली, हम लोग कंसिडर करते कि दैट स्टूडेंट इज गुड इनफ एंड दैट्स व्हाई दे टेक बायो, और उनको डॉक्टर बनना है। बट नीट में 720 में से 140 या 170 क्रॉस नहीं कर पाते हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो नीट अपेयर करते। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ this less marks or percentile rank is direction is wrong. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ते, फोकस डाइवर्टेड रहता है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते, इंडिपेंडेंस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और डाइवर्ट हो जाते, अपने फोकस से डाइवर्ट हो जाते। सो देर आर सो मेनी रीजन्स, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज डायरेक्शन रॉन्ग। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत भी बहुत करते, दे वर्क हार्ड बट स्टिल दे डू नॉट गेट मार्क्स। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने सोचा है कि मुझे चल के जाना है फ्रॉम अहमदाबाद टू बड़ौदा, आप उसका प्लानिंग अच्छे से करोगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच किलोमीटर्स आर देयर, एवरी डे आई विल वॉक दिस मच ऑफ किलोमीटर्स, एंड अच्छे से प्लान किया आपने, आपने प्रैक्टिस भी किया, रोज आप प्रैक्टिस करते हो, 2 महीने तक आपने वॉकिंग प्रैक्टिस किया, यू डिड एवरीथिंग। नाउ ऑन द डे आप चलना स्टार्ट करते हो, 100 किलोमीटर से आप 100 किलोमीटर्स चलते भी हो, बट आप शायद बड़ौदा नहीं पहुंचोगे, बिकॉज आप जा रहे हो राजकोट की तरफ। जाना बड़ौदा है, आप चल रहे हो राजकोट की तरफ, नहीं पहुंचोगे। इतना इफेक्टिवली मेहनत किया, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया, बट अगर आपका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो जहां आपको पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है, वहां नहीं पहुंच पाओगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्नी ऑफ नीट। 11th और 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना पढ़ रहे हो, नीट आपका फोकस है या नहीं है, एंड इन दैट proper guidance is very important about direction. We will be giving you direction. हम लोग during this 2 years आपको बोलते रहेंगे do this and don't do this, and you have to follow that. You just follow our instruction। और हम मतलब मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत तो बच्चों को करनी ही चाहिए, मेरे से ज़्यादा करनी चाहिए, बट मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी मेहनत भी अगर आपने कर ली तो आप आपकी ड्रीम कॉलेज तक मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाओगे। अब चलो नीट तो हो गया है ना, और नीट का हमारा स्कोर भी आ गया। अब नीट में सेम स्कोर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन सेम मार्क। अगर सेम मार्क पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो मेरिट नंबर या रैंक नंबर कैसे डिसाइड होता है? सो एज यूर बायो स्टूडेंट, और मेडिकल के लिए बायो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो कि 2 स्टूडेंट है, दोनों का स्कोर है 600 सपोज, और जो मेडिकल कॉलेज में जाना है उसमें एक सीट बचा है, ओनली 1 सीट इज लेफ्ट। अब किसको एडमिशन मिलेगा वहां पे? तो दोनों का टोटल अगर 600 है तो जो स्टूडेंट का बायोलॉजी में ज्यादा स्कोर होगा दे गेट द प्रेफरेंस। ओके, जो AIR आता है वो यही कंसिडर करके पहले से ही AIR उस तरीके से देते हैं कि 2 बच्चों का अगर सिमिलर मार्क है तो पहले कंपेयर करेंगे कि बायो में किसका ज्यादा है, बायो में जिसका ज्यादा होगा उसका AIR हायर आएगा। मान लो अगर बायो में भी सेम है, बायो में भी अगर सेम है तो नेक्स्ट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चेक करेंगे। आप बोलोगे सर अगर केमिस्ट्री में भी सेम है तो फिजिक्स में तो सेम ही होगा ना, क्योंकि टोटल सेम है। तो पर चलो टोटल सेम है तो बायो सेम आएगा, केमिस्ट्री सेम आएगा, फिजिक्स भी तो सेम ही आने वाला है। अच्छा ये भी अगर सेम आया तो पहले ये क्राइटेरिया हुआ करता था, कुछ साल पहले नीट का ये क्राइटेरिया हुआ करता था कि जिसने रॉन्ग अटेम्प्ट लेस किया है उनको प्रायोरिटी मिलेगा।
ओके अभी वो लोग क्लैरिफाई नहीं करते ये चीज, बट मे बी शायद ये अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में हो. सो दोज हु हैव अटेम्प्टेड लेस रॉन्ग उनको थोड़ा हायर प्रायोरिटी मिलेगा. अगर वो भी सेम हुआ तो चांसेस आर वेरी लेस. बट अगर ये क्राइटेरिया हटा देते हैं, लेस रॉन्ग वाला क्राइटेरिया अगर हटा देंगे, और अगर बायो में सेम मार्क्स है, केमिस्ट्री में सेम मार्क्स है, ये काफी स्टूडेंट का हो सकता है. अब ये लोग ये कर रहे हैं नीट में, एनटीए कंडक्ट्स दिस नीट, तो वो लोग ये कर रहे हैं कि कभी कभी कुछ साल वो लोग एज को क्राइटेरिया कंसिडर कर लेते हैं. द वन हु इज एल्डर, जिसका बर्थ डेट मैच करेंगे, जो एल्डर है उसका रैंकिंग हायर आएगा. हम ये सही है गलत है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट वो क्राइटेरिया कुछ साल तक ये लोग ने फॉलो किया था. ओके फिर कुछ एक साल ऐसा हुआ था कि अ बॉय चाइल्ड एंड अ गर्ल चाइल्ड दोनों का सेम 720 ऑन 720 आया. बॉय वाज एल्डर, उसको फर्स्ट रैंक दिया AIR1, गर्ल चाइल्ड को AIR2 दिया. बहुत अपोज हुआ कि गर्ल चाइल्ड जो है उसका सेम मार्क है, परफेक्ट स्कोर है, फिर भी उसका AIR2 क्यों है, दोनों का AIR1 होना चाहिए. फिर वो लोग ने ये स्टार्ट किया कि दोनों को AIR1 देने लगे. जितने भी लोग सेम, अगर 720 है तो सबका AIR1 होगा, अगर 2 लोग हैं तो AIR1 होगा, फिर AIR2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा. ये एज का क्राइटेरिया निकालने के बाद मेनी टाइम्स वो लोग ये करते कि एप्लीकेशन नंबर, जब नीट में आपको अप्लाई करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम अभी चल रहा है ऑलमोस्ट फरवरी, मिड फरवरी टू फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट वीक तक फॉर्म फिलअप करना होता है. उसमें जिसका एप्लीकेशन नंबर पहले होगा उसको ये लोग रैंकिंग आगे दे देते हैं. बट एक साल उन्होंने ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया था, उसके बाद इट इज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड. एज इट इज ऑफिशियली नॉट डिक्लेयर, वो लोग क्या डिक्लेयर करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि वी विल मेक ड्रॉ. अब ड्रॉ कौन से बेसिस पे करेंगे, तो जनरली ये लोग एप्लीकेशन नंबर कंसिडर कर लेते हैं. और ड्रॉ मतलब लक, अगर एक्चुअली में ड्रॉ होता है तो लक आ जाएगा. बट ये जो मैरिट का सीक्वेंस आपने देखा उसमें इट इज वेरी क्लियर कि बायोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू. एक तो बायोलॉजी इज 50% वेटेज इन नीट, 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री वेटेज है. बायो का वेटेज 50% है, और अगर सेम मार्क्स आया, अगर क्या आएगा ही, देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आप जो भी नीट में स्कोर करोगे, आपके जितना स्कोर कोई ना कोई तो और करेगा गुजरात में और इंडिया में. तो जिसका बायोलॉजी में स्कोर हायर होगा, दे विल गेट हायर मेरिट रैंक. दैट मेक्स बायोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब नीट में स्कोर आ जाएगा, मेरिट बन जाएगा, देन यू विल गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. ड्रीम मेडिकल कॉलेज बहुत सारे बच्चों का दिल्ली एम्स होता है. दिल्ली एम्स नहीं तो कोई और एम्स में जाएंगे, या तो फिर बीजे मेडिकल होगा. अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है, अहमदाबाद में, गुजरात में एडमिशन लेना है, तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम मेडिकल कॉलेज बीजे होता है. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एम्स में ही डॉक्टर बनते, बीजे मेडिकल में ही डॉक्टर बनते. हर मतलब मेडिकल कॉलेज अच्छा ही होता है. और आप कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर है तो आप उनको पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने दिल्ली एम्स से या बीजे से पास आउट किया हो. और जिनके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मोस्टली आप ये नहीं पूछते हो कि आपने कौन से मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया था, until you get into this system. और जब आपको समझ में आता है मेडिकल कॉलेज, तब शायद आप पूछोगे. अदरवाइज जनरली कोई पूछता नहीं है डॉक्टर्स को कि कौन से मेडिकल कॉलेज से पास आउट किया था. डॉक्टर इज डॉक्टर. ओके, और वो आप पेशेंट को कितने अच्छी तरह से डायग्नोस करोगे, उसके बेसिस पे आप अच्छे डॉक्टर बनोगे. कॉलेज हाँ एक अच्छा होता है, एक ड्रीम होता है, आप ड्रीम अचीव करते हो, अच्छा लगता है, और एक रेपुटेशन भी होता है कि हमने ये कॉलेज से पास आउट किया. ओके, बट देन इफ नॉट, देयर आर सो मेनी अदर मेडिकल कॉलेजेस, और हर मेडिकल कॉलेज फिलअप तो होता ही है. ओके, अगर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना है, फिर और भी कोर्सेज हैं, BDS है, डेंटल में आप जा सकते हो, आयुर्वेदा में जा सकते हो, होम्योपैथी, वेटरनरी, फार्मेसी. दिस ईयर तक फार्मेसी के लिए गुड सेट है, और वो निकलने वाला है. तो अगर फार्मेसी में जाना है, देन ओनली गुड सेट इज एप्लीकेबल अंटिल दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर से वो भी शायद निकल जाएगा, तो फिर गुड सेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ओनली नीट इज इंपॉर्टेंट.
अब हमारे सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नीट और उसका सिस्टम जो जनरल पूरा 2 साल है, वो सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे अब वो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सिलेबस ऑफ 11th कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26th ऑफ मार्च और ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर, दिस ईयर इज 2026। अगर आप किसी और ईयर में वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली वी स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड या तो अप्रैल फर्स्ट वीक से जनरली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी स्टार्ट आवर 11th फ्रॉम हियर और 11th विल एंड इन फेब्रुआरी। ओके, जिस साल से आपने 11 स्टार्ट किया है, नेक्स्ट ईयर फेब्रुआरी में वो 11th स्टैंडर्ड का स्टडीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 12th स्टार्ट करेंगे हम लोग। 12th विल एंड इन सितंबर टू अक्टूबर। ओके, सितंबर टू अक्टूबर जब 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा, उसके सेम ईयर में सितंबर टू अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज 2026 में आपका 11 स्टार्ट हो रहा है तो 2027 में आपका 11 कंप्लीट होगा फरवरी में, और 27 में ही सितंबर या अक्टूबर में आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज 12th का सिलेबस छोटा है, 11th का सिलेबस बड़ा है। ओके, 12th एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद वी विल रिवाइज एंटायर 11th एज वेल एज एंटायर 12th। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज पूरे नीट का जर्नी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। देखो, एक होता है सिलेबस कंप्लीट करना, टीचर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। टीचर का सिलेबस कंप्लीट करना से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट करें। टीचर तो कंप्लीट कर देंगे बट यू हैव टू गो अलोंग विद द टीचर। आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करके आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। वंस पूरा 11th और पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया, दैट इज ओनली हाफ पार्ट डन। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज ओनली हाफ पार्ट डन। ओके, फिर आप रिवीजन कितने अच्छे से करते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ तक हम लोग बायोलॉजी रिवाइज करेंगे 11th और 12th का। ओके, 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड दोनों का रिवीजन होगा अक्टूबर नवंबर में। वंस दैट इज डन, बायोलॉजी का रिवीजन जब हो गया, उसके बाद पीसीबी का कॉम्बिनेशन टेस्ट लेंगे। ऑब्वियसली आई कैन नॉट टीच यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बायोलॉजी का है, बट एडिशनली आउट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनली हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो फीस है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूडेड नहीं होता है। बट वी सॉ कि कभी कभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। स्टैंडर्ड पेपर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, और जिस तरीके से हमको सिखाना है बच्चों को रिवाइज करवाना, उस तरीके से पेपर अवेलेबल नहीं होते। सो व्हाट वी डू इज़, कोई अच्छे टीचर्स को मैं मिलता हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई वांट। बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा तो नहीं सकता, बट यस आई नो कि पेपर में क्या होना चाहिए। सो आई सिट विद फिजिक्स के टीचर एंड केमिस्ट्री के टीचर एंड वी डिस्कस एंड आई रिक्वेस्ट देम दैट व्हाट आई वांट इन द पेपर। तो डूज एंड डोंट्स का मेरा पूरा लिस्ट होता है कि पेपर में ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक पेपर मुझे इस क्वालिटी का चाहिए, इतना टफ पेपर चाहिए या इतना इजी क्वेश्चंस चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। We discuss a lot about this and finally we make paper. PCB का पेपर बनाते हैं, उसका कॉम्बिनेशंस होता है और वो कॉम्बिनेशंस 2 महीने तक चलता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आएगा। 2 मंथ्स तक चलेगा ये, दिसंबर जनवरी तक। मान लो सपोज मंडे थर्सडे का बैच है, तो एवरी मंडे एंड थर्सडे जब बच्चे आते हैं तो एवरी टाइम दे हैव टू अपीयर अबाउट 5 और 6 और 7 चैप्टर्स। मतलब 2 चैप्टर्स ऑफ बायो, 2 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, 2 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री। ऐसा एक कॉम्बिनेशन होता है जो मंडे को देंगे, सेम टाइप का कॉम्बिनेशन थर्सडे को देंगे, या तो ट्यूसडे फ्राइडे या वेडनेसडे सैटरडे, जो भी आपका बैच है। तो ये 2 मंथ्स में हम लोग पूरा 11th और 12th का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बच्चों को घर से प्रिपेयर करके आना है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पे आकर टेस्ट देते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ पेपर वी मेक इज वेरी गुड and it is very famous among the students. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में शायद एडमिशन ना हुआ हो यहाँ पे मेडिसिन में, 12th में ना हुआ हो, या 12th हाफ ऑफ द 12th में पता चलता है कि
विकास सर के यहाँ पे या मेडिश्वी में एडमिशन लेना चाहिए था। कुछ आउट स्टेशन बच्चे होते हैं या किसी बच्चों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोचिंग हो रहा है, दे अप्रोचेस, जो लेट अप्रोच करते हैं तो हम लोग बोलते हैं टीचिंग पार्ट, मोस्ट ऑफ द टीचिंग पार्ट इज डन, सो यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है जिसमें ओनली बायो कॉम्बिनेशंस और पीसीबी कॉम्बिनेशंस जो होता है, 2.5 month ऑफ बायो एंड 2 months ऑफ पीसीबी, और उसके बाद अप टू नीट जो भी पेपर्स होगा, इट इज़ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, और बहुत ही ज़्यादा फीस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं बच्चे सिर्फ टेस्ट अपेयर करने के लिए। टीचिंग वर्क तो नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट होगा। ये इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड इट्स गोइंग टू बी द मेजर टर्निंग पॉइंट इन योर जर्नी ऑफ नीट, सो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। बाय द मिड ऑफ जैन या बाय एंड ऑफ जैन, जनवरी मिडल या जनवरी एंड तक ये पीसीबी कंप्लीट हो जाता है, तो मेरे बच्चे जो है दे आर रेडी फॉर नीट। नीट होगा फर्स्ट संडे ऑफ मे, बट मेरे बच्चे जो है वो नीट के लिए ऑलमोस्ट रेडी है बाय मिड ऑफ जैन या एंड ऑफ जैन तक। उसके बाद रिवाइज करना है और रिवाइज करना है, पॉलिशिंग करना है, रिवीजन हो गया फिर पॉलिशिंग वर्क होता है, पॉलिशिंग वर्क के बाद AIR कैसे इंप्रूव करें, वो स्टेज आता है। ओके, हर बच्चों का वो स्टेज नहीं आता है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो वो स्टेज पे जल्दी पहुंच जाते हैं ऑफ AIR इंप्रूवमेंट। पहले तो सब कंप्लीट होना चाहिए ना, फिर AIR इंप्रूवमेंट की सोचेंगे। तो दे आर रेडी फॉर नीट बाय मिडल ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जैन। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स आता है, 12th बोर्ड एग्जाम आएगा, फरवरी मार्च में रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम्स जब चल रहा होता है उस टाइम पे भी, और उसके बाद भी वी विल सिलेबस पेपर्स ऑफ फुल सिलेबस 720 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फुल सिलेबस का 720 मार्क्स का पेपर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल। जिस तरीके से, मतलब नॉट ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम ऑब्वियसली, बोर्ड एग्जाम जब आपका बोर्ड एग्जाम है उस दिन तो हम लोग कंडक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ टाइम टेबल कुछ उस तरीके से अरेंज होगा कि जो खाली दिन है फरवरी में या मार्च में, अप्रैल तो पूरा ही फ्री होगा, मार्च हाफ ऑफ द मार्च फ्री होगा, उसमें जहाँ पे भी एप्लीकेबल है टाइम टेबल उस तरीके से अरेंज करेंगे कि आप फुल सिलेबस नीट का पेपर अपेयर करो, एंड देन नीट आएगा आपका। नीट, एज आई टोल्ड यू, ट्रेडिशनली कन्वेंशनली इट्स ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे। ये हो गया हमारा नीट से रिलेटेड सिस्टम। अब डे टू डे हमारा सिस्टम क्या होगा, रूटीन में हमारा सिस्टम क्या होगा, ये आप लोग जान लो। मोस्टली सबको पता ही होगा, बट स्टिल एक क्विक मैं बता देता हूँ आपको। लेक्चर्स जो होगा दैट विल बी ट्वाइस इन अ वीक, 2 times इन अ वीक। आपका मंडे थर्सडे का बैच हो सकता है, या ट्यूसडे फ्राइडे का हो सकता है, या वेडनेसडे सैटरडे का हो सकता है। कुछ स्पेशल केसेस में अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम लोग मंडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे का बैच भी बनाते। अगर जो साल में बनाया है वो साल में बच्चों को ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो साल में नहीं बनाया है तो वो ऑप्शन बच्चों को नहीं मिलेगा। बट देयर विल बी 2 times, बच्चों को 2 बार यहाँ आना है इन अ वीक। टेस्ट विल बी ट्वाइस इन अ वीक, और ऐसा नहीं कि टेस्ट के लिए अलग से आना है, जिस दिन बच्चा आ रहा है लेक्चर अटेंड करने के लिए उसी दिन बच्चे का टेस्ट होगा। सपोज मंडे थर्सडे का बैच है तो जो भी मंडे को पढ़ाया है थर्सडे को उसका टेस्ट होगा, जो भी थर्सडे को पढ़ाया है मंडे को उसका टेस्ट होगा। सो एवरी टाइम देयर विल बी टेस्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट सेम डे मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे। जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसमें पेरेंट्स का व्हाट्सएप नंबर टू गेट द रिजल्ट आपने लिखा है, उस पे व्हाट्सएप आएगा। मोस्ट ऑफ द 2 years अनलेस कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया आपको सेम डे रिजल्ट मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। और प्रैक्टिस और टेस्ट, ये तो हो गई लेक्चर की बात हो गई, रूटीन टेस्ट की बात हो गई। प्रैक्टिस जो हम लोग देंगे आपको ड्यूरिंग दिस 2 years और टेस्ट जो हम लोग लेंगे ड्यूरिंग दिस 2 years, टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट जर्नी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लर्न किया, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है टीचर ने आपको पढ़ाया, आप क्लास में बैठे आपने समझ लिया। सेकेंड स्टेप आता है आप घर जाके वो लर्न करोगे या प्रैक्टिस करोगे। आपने जो लर्न किया, आपने जो प्रैक्टिस किया, आपके हिसाब से मस्त हो गया बेस्ट हो गया। पेरेंट्स माइट बी नोइंग दिस आंसर
कि बच्चे को जब बोलते हैं बेटा प्रिपेयर करो, बेटा लर्न करो, एंड बेटा बोलता है हो गया, मारू थैंक यू, और फिर जब टेस्ट होता है तो टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं आएगा या कुछ मार्क्स कम आएगा या तो अप टू एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो बच्चे को लगता है मेरा 100% हो गया, वो 100% हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता चलेगा? टेस्ट से, और टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उससे। और टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आता है, देन यू स्टैंड अ चांस टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट। यही सिस्टम होता है। तो टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरा लेक्चर जब कंप्लीट होता है, आफ्टर लेक्चर आई गिव अ सेट ऑफ एमसीक्यू। अगर कंटेंट जो है वो थोड़ा कम चला है तो मिनिमम 5 एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द लेक्चर मिलेगा। अगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम उनको 15 एमसीक्यू मिल सकता है। इट वेरीज लेक्चर टू लेक्चर, बट आफ्टर एवरी लेक्चर दे विल गेट टू प्रैक्टिस 5 to 15 एमसीक्यूज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। और क्यों है ये इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिकॉज हर बच्चा जो है वो शायद डाउट नहीं पूछ पाएगा ड्यूरिंग लेक्चर, या कभी कुछ बच्चा डाउट पूछ भी लेगा, बच्चे को ड्यूरिंग लेक्चर लगेगा हाँ समझ में आ गया, बट एक्चुअली समझ में आया नहीं आया कैसे पता चलेगा? एट द एंड ऑफ द लेक्चर उनको जो मैंने एमसीक्यू का शीट दिया है, दे विल बी सॉल्विंग दैट एमसीक्यू एंड आई विल बी डिक्टेटिंग द आंसर वंस इट इज ओवर, कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है। अब जब बच्चा एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, they read the question, they read the option, they think about the answer. When they are thinking about the answer, क्लास में उस टॉपिक का रिवीजन हो गया। मतलब बच्चा क्लास में, घर जाने से पहले बच्चा क्लास में ही बैठ के उसके माइंड में रिवाइज हो रहा है, ठीक है। और जब मैं आंसर डिक्टेट करता हूँ, कुछ क्वेश्चन राइट होगा, कुछ रॉन्ग हो सकता है, मोस्टली राइट ही होगा, बट अगर कुछ रॉन्ग है तो वो जो अंडरस्टैंडिंग का जो गैप था वो फिलअप हो गया। Because they can ask me, sir, why this answer is right or wrong. I will explain कि why right, why wrong. और during lecture अगर कुछ उनके अंडरस्टैंडिंग में कुछ गैप रह जाता है तो at the end of the lecture वो कंप्लीट हो जाता है। और क्योंकि बच्चों को लर्न करने का चांस नहीं मिला है, तो ये जो 5 MCQ का या 10 MCQ या 15 MCQ का जो सेट होता है, एवरी टॉपिक 5 MCQ हम लोग बनाते हैं, दे आर ईजी। क्यों? क्योंकि लर्न करने का चांस नहीं मिला है, मेरे को सिर्फ यही देखना है कि उनका अंडरस्टैंडिंग कैसा है बच्चों का। सो एवरी टॉपिक दे विल बी गेटिंग 5 MCQs। अभी जैसे मैंने बोला कि अगर मंडे थर्सडे अगर उनका लेक्चर है तो एवरी टाइम देयर विल बी टेस्ट। जो मंडे को पढ़ाया थर्सडे को टेस्ट, थर्सडे को पढ़ाया मंडे को टेस्ट। सो बिफोर एवरी लेक्चर देयर विल बी टेस्ट, और जनरली दैट इज ऑफ 25 MCQs, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा वो। ओके, मतलब हर टाइम प्रिपेयर करके आना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे को पढ़ा, थर्सडे को टेस्ट, बीच में 2 दिन का गैप है, 2 to 3 डेज का जो गैप आता है उसमें आपको एक लेक्चर में 2 to 2.5 आवर्स में जो आपको पढ़ाया है वो आपको लर्न करके आना है। मतलब थोड़ा सा कंटेंट है, 2 to 3 टॉपिक्स होगा मैक्स, वो 2 to 3 टॉपिक्स आपको 2 to 3 डेज में लर्न करना है, तो वो अच्छे से लर्न हो जाएगा। अगर एवरी 15 डेज के बाद अगर मैं टेस्ट रखता हूं तो क्या होता है, वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है लर्न करने का, और कंटेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ चीज़ छूट जाता है, और या तो इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं होता है। कंटेंट थोड़ा है तो प्रिपरेशन अच्छा होगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, रेगुलर टेस्टिंग। तो थोड़ा लर्न करना है तो अच्छे से लर्न होता है, और अच्छे से लर्न होता है तो मेरे बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। So after every lecture there is a test. Okay. Once the chapter gets over, तो हम लोग full chapter test भी लेते हैं। ये जो full chapter test होगा वो 50 MCQs का होता है generally, that is of 200 marks। मतलब कि मान लो एक चैप्टर है उसका 3 to 4 lectures है, okay? तो फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट हो गया। अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मान लो फर्स्ट या सेकंड में कुछ टॉपिक बच्चे को लगा कि मैंने अच्छा कर दिया है पर स्कोर अच्छा नहीं हुआ था, मतलब दे नीड सम मोर प्रैक्टिस, तो जब फुल चैप्टर टेस्ट आएगा वो कवर अप हो जाएगा। ओके, तो फुल चैप्टर टेस्ट जब आता है तो वो पीछे का जो थोड़ा पार्ट होता है वो कवर अप हो जाएगा। जिसका अच्छा है उसका रिवाइज हो जाएगा। सो रिवीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, फुल चैप्टर टेस्ट विल बी ऑफ 50 MCQ। फिर जब यूनिट कंप्लीट होता है, 2 या 3 या 4 चैप्टर्स का यूनिट होता है, जनरली हम लोग 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन टेस्ट लेते हैं।
अब ये जो यूनिट टेस्ट होगा, ये जो कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा, दैट विल बी ऑफ 45 MCQs. Why 45? बिकॉज नीट में 90 MCQs है, हम लोग एग्जैक्टली उसका हाफ करके चल रहे हैं 45 MCQs. ये जो 45 MCQs होगा, ये जो कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, अब आप लोग ने हर टॉपिक का प्रैक्टिस किया हुआ है क्लास में, फिर हर लेक्चर का टेस्ट दिया है, हर चैप्टर का फिर टेस्ट दिया है, मतलब काफ़ी रिवाइज हो चुका है. अब ये जो यूनिट का टेस्ट होगा, दैट विल बी डिफिकल्ट. ओके, हर लेक्चर के बाद जो टेस्ट होगा वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा. उसमें टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चंस आएगा, टेक्स्ट बुक के बाहर से भी आएगा, बट जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा. जो लेक्चर में पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस फ्रेम होगा हमेशा, ऑलवेज. ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया और टेस्ट में आया, ऐसा नहीं होता है कभी. तो चैप्टर का आपने टेस्ट दिया, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, और फिर यूनिट टेस्ट आएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा होगा. जैसा आपने बैच सिलेक्शन टेस्ट दिया था, बैच इवॉल्व सिलेक्शन टेस्ट, ऑलमोस्ट उस लेवल का या उससे थोड़ा हायर लेवल का. बट ऑल क्वेश्चंस इन दैट टेस्ट विल बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली. सिर्फ टेक्स्ट बुक से होगा, डिफिकल्टी हाई होगा, कंसेप्चुअल होगा, कॉर्नर क्वेश्चन होगा. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो टेस्ट है कॉम्बिनेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है, प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाता है. डाउट सॉल्विंग, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. जैसे मैंने कहा, पढ़ाना इज वन पार्ट, आपने पढ़ा, दैट इज अनदर पार्ट. फिर हुआ टेस्ट. ओके, अब टेस्ट होने के बाद उस टेस्ट में जो आपको नहीं आता है उसका एनालिसिस आपको करना है और डाउट सॉल्विंग करना है. डाउट सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डाउट सॉल्विंग का हमने सिस्टम ऐसा रखा है कि अलग से तो चलो ठीक है, किसी बच्चे को डाउट आया तो सॉल्व कर दिया, वो तो ठीक है, बट हर बच्चों का पढ़ाई मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का सारा डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए. सो व्हाइल आई एम टीचिंग, जब मैं लेक्चर में जब मैं पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम पे अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है, दे कैन आस्क मी एट एनी टाइम, दे कैन इंटरप्ट मी एट एनी टाइम. कभी भी बच्चा डाउट पूछ सकता है. वी encourage this curiosity of our बच्चास कि कुछ भी पूछो, रिलेटेड टू टॉपिक हो, अनरिलेटेड टू टॉपिक हो, कुछ भी पूछ सकते हो. हाँ, ऐसा अगर लगता है कि बात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रही है और हर किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वी कैन से कि अभी इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे. सबका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस डिस्कशन होता है. दे आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. तो टॉपिक रिलेटेड ड्यूरिंग लेक्चर तो डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाएगा. अब जो मैंने एमसीक्यूज पूछा है, जो टेस्ट लिया है, जैसे मैंने आपको बोला मंडे थर्सडे का सपोज एक बैच है, मंडे जो मैंने पढ़ा है, थर्सडे को उसका टेस्ट होगा. थर्सडे को आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओएमआर शीट नहीं मिलेगा. ठीक है, फिर जब नेक्स्ट मंडे को बच्चा आएगा तो उसको थर्सडे का ओएमआर शीट मिलेगा, और मैं क्वेश्चन पेपर बोर्ड पे ओपन करूंगा यहाँ पे, और हमारा डाउट सॉल्विंग होगा. ओके, मतलब बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर, एवरी टाइम बिफोर स्टार्टिंग एवरी लेक्चर, डाउट सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस टेस्ट हो जाएगा. और क्लास में ही मैं पेपर ओपन करूंगा, वी विल डिस्कस. कोई भी बच्चा पूछ सकता है. अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो सिर्फ वो नंबर बोल सकता है, सर नंबर 5. सो आई विल लुक एट द बोर्ड और मैं बोलूंगा अच्छा नंबर 5. आई विल रीड द क्वेश्चन, मुझे समझ में आ जाएगा बच्चे को क्या डाउट है, आई विल एक्सप्लेन दैट. अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पूछ सकता हूँ, बेटा क्या डाउट है या आपने क्या लिखा, तो वो जो मुझे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन होता है. मैनी टाइम्स वी ऑल्सो एंड अप इनटू लॉन्ग डिस्कशन. कभी बच्चे नहीं सर यही आंसर आएगा ऐसा बोलते हैं, एंड आई विल एक्सप्लेन देम कि ये आंसर क्यों आएगा, ये आंसर क्यों नहीं आएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग एवरी लेक्चर देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस टेस्ट. उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा. ओके, जो प्रैक्टिस हमने किया था उसका प्रैक्टिस का तो क्लास में ही हो जाता था. एंड ये पॉइंट अभी जो मैंने पहले बोल दिया कि बिफोर लेक्चर ऑफ प्रीवियस टेस्ट एमसीक्यूज ऑलवेज डाउट सॉल्विंग होगा. मतलब बच्चे का इवैल्यूएशन हर एक स्टेप पे हम कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा इज इवैल्यूएटेड फॉर एवरी टॉपिक, क्योंकि हर टॉपिक ऑलमोस्ट 5 MCQs उनको मिल रहा है क्लास में जो प्रैक्टिस है, बट वो ईजी वाला है. ओके, फिर बच्चे को टाइम मिलता है घर पे लर्न करने के लिए टॉपिक. तो हर लेक्चर का टेस्ट हो रहा है, मतलब हर लेक्चर का इवैल्यूएशन हो रहा है. फिर हर चैप्टर का इवैल्यूएशन हो रहा है वापस से.
हर यूनिट का इवैल्यूएशन हो रहा है वापस से, रिपीटेडली बच्चे को रिवाइज करने का भी चांस मिलता है, रिपीटेडली बच्चे का इवैल्यूएशन भी हो रहा है. दिस गिव्स बेस्ट रिजल्ट इन नीट. हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं नीट में. आपने सुना भी होगा विकास सर के बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. विकास सर का या मेडिश्वी का रिजल्ट नहीं होता है, बच्चों का रिजल्ट होता है. रिजल्ट बच्चों का होता है, टीचर का या इंस्टीट्यूट का नहीं होता है. तो हमारे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेके क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ रेगुलरिटी. और चलो हार्ड वर्क तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट जो रेगुलरिटी है, क्योंकि बच्चे, आपको पता है बच्चे तभी पढ़ते हैं जब टेस्ट हो. बचपन से पेरेंट्स ने देखा होगा, टेस्ट है तो पढ़ना स्टार्ट किया, अगर टेस्ट नहीं है तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं. हमको बच्चों को ओवर स्ट्रेस भी नहीं रखना है और रेगुलरिटी लर्निंग भी रखना है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने ये सिस्टम एडॉप्ट किया है. ये सिस्टम हमने सेट किया है कि हर टॉपिक, हर लेक्चर, हर चैप्टर, हर यूनिट का इवैल्यूएशन होगा. हर स्टेज पे बच्चे को इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा. हर स्टेज पे बच्चा रिवाइज करके आएगा, लर्न करके आएगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेगुलरिटी, बिकॉज ऑफ दिस छोटा 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 टेस्ट, जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है नीट का, दैट इज वंडरफुल. बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस. अब टीचिंग कंटेंट की बात करते हैं. व्हाट वी विल बी टीचिंग, बिकॉज कुछ बच्चों ने गुजरात बोर्ड लिया होगा, कुछ बच्चों ने सेंट्रल बोर्ड लिया होगा. तो गुजरात बोर्ड का टेक्स्ट बुक क्या है? एनसीईआरटी. कवर होगा, हो जाएगा लेक्चर में. सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी. कवर हो जाएगा लेक्चर में, हो जाएगा आराम से. नीट, अब नीट का सिलेबस आप फर्स्ट डे आओगे तो मोस्टली मैं आपको नीट का सिलेबस दे दूंगा, उसका टॉपिक्स आप देखना. नीट का जो सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी ही है. ओके, तो टीचिंग कंटेंट एनसीईआरटी डेफिनेटली होगा, बट सिर्फ एनसीईआरटी पे भरोसा रख के नहीं चल सकते व्हाइल आई एम टीचिंग, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स जो आधा अधूरा दिया है, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो व्हाइल टीचिंग, जैसे एक टॉपिक है डीएनए है, तो डीएनए का टॉपिक अगर मैंने लिया तो एनसीईआरटी का कंटेंट तो कवर होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा भी कवर होगा जो आपको अंडरस्टैंडिंग में, कंसेप्ट क्लैरिटी में काफी हेल्पफुल रहेगा. सो एक्स्ट्रा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे. और वो जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको नोट्स में दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो है वो मैं नोट्स में क्यों दूं? रिपीटेशन क्यों करना है उसका? नोट्स जो आपको मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स्ट्रा वाले पार्ट का. बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए है. ओके, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, टेक्स्ट बुक के बाहर का पार्ट होता है, उसको हम लोग पाप बोलते हैं. पाप, वो आपका ज्यादा टाइम ले रहा है और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. सो वी से इट एज पाप, बट यस वी विल डू दैट. हम लोग वो रीड करेंगे, लर्न करेंगे, और जो चैप्टर टेस्ट या हर लेक्चर का टेस्ट होगा या फुल चैप्टर का टेस्ट होगा उसमें ये आएगा, एक्स्ट्रा वाला कंटेंट भी आएगा, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक भी आएगा क्वेश्चंस में. यूनिट टेस्ट जो होगा, कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा, उसमें एक्स्ट्रा वाला पार्ट नहीं आएगा, उसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक होगा और वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा. तब जाके आपको रियलाइजेशन होगा कि टेक्स्ट बुक सिर्फ नहीं होता है, टेक्स्ट बुक खाली ना हो, वो बड़े रीजन, लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टफ्ड इनटू टेक्स्ट बुक, और हर एक चीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट विल बी कंटेंट. बट कंटेंट में कितने एक्सटेंड तक हम लोग जाएंगे? हाउ मच इज टू मच? कितना, मतलब एक्स्ट्रा करेंगे तो एक्स्ट्रा का कुछ तो लिमिट होना चाहिए. बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट ना हो, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए. सो हु विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ कंटेंट? ऑल टीचर. टीचर जो खुद पढ़ाते हैं, हर किसी जगह पे जो भी टीचर है, द टीचर डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ कंटेंट ओवर हियर एट मेडिश्वी एजुकेटर, एंड दैट पर्सन हु विल बी डिसाइडिंग दैट कंटेंट. क्योंकि कंटेंट का लिमिट डिसाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल इंफॉर्मेशन फ्री मिलता है. इंफॉर्मेशन मतलब पेरेंट्स के लिए इट इज एट फिंगर टिप्स, मतलब बच्चों के लिए थंब टिप्स, टक 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 करके फटाफट वो लोग टाइप करते हैं, और इट इज़ फ्री. जितना इंफॉर्मेशन चाहिए फ्री है. गूगल करो, चैट जीपीटी करो, क्लाउड करो, मतलब देयर आर सो मेनी एआई इंजिन्स अवेलेबल.
और उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब इंफॉर्मेशन फ्री होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी कि अभी नीट के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ पे हमको फोकस करना है। बिकॉज एक्स्ट्रा जो होगा वो इंटरेस्टिंग भी होता है। आप कुछ सर्च करोगे कोई वर्ड, उसमें कुछ कंटेंट आप रीड करोगे, उसको समझने के लिए और डिटेल में जाओगे, उसको समझने के और डिटेल में और डिटेल में और डिटेल में, मतलब एक 1 आवर कहाँ पास चला हो गया पता भी नहीं चलता है। और सर्च करा था हमको 1 वर्ड, तो दैट हैपन्स मेनी टाइम्स विथ सो मेनी पीपल। बट इस पे ध्यान रखना है हमको कि कितना डिटेल में जाना है। बिकॉज अगर आप चलो फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का थोड़ा बेसिक, हार्ट, आर्टरी, वेन 5th स्टैंडर्ड में भी आता है, इंट्रोडक्शन टू दैट वर्ड्स। 11th स्टैंडर्ड में भी आएगा, मतलब 10th में भी आपने पढ़ा और 11th में भी आएगा, और जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ पे भी आएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपको 5th 6th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, मेडिकल कॉलेज में भी आएगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ऑफ डेप्थ, कितना डेप्थ में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उसका डेप्थ और इंक्रीज होता जाएगा। अब 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चे को अगर मेडिकल का बुक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, उसको समझ में भी नहीं आएगा और वो नेसेसरी भी नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कितना डेप्थ में जाएंगे। ऑब्वियसली जितना जरूरी है उससे तो ज्यादा ही डेप्थ में डिस्कशन होगा क्लास में, बट आई विल बी डिसाइडिंग दैट कि हर टॉपिक के लिए कितना डेप्थ में हमको डिस्कशन करना है। ओके, सो चैप्टर्स आर सेम, टॉपिक्स आर सेम, बट डेप्थ इज डिफरेंट। सो वन टीचर ओवर हियर एट मेडिश्री टीच, मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर भी मैं बनाता हूं। आई डोंट रिलाई ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर पेपर। आई विल डिसाइड कि बच्चे को क्या क्वेश्चन पूछना है। आपने बैच इवॉल्व सिलेक्शन टेस्ट में उसका एक्सपीरियंस कर लिया है मेरे पेपर का, सो आई विल बी सेटिंग दैट पेपर, ओके, एंड आई विल बी द वन हु विल बी सॉल्विंग डाउट्स। मैं ही सारे डाउट सॉल्व करूंगा। सो देयर विल बी वन टीचर हु विल बी टीचिंग, हु विल बी सेटिंग पेपर, हु विल बी सॉल्विंग डाउट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट या मेरे लेवल का कोई टीचर अगर आप लोग कंसिडर करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये तीन काम सेम पर्सन करता है। अदरवाइज ये तीनों चीज के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, और अलग अलग टीचर्स होते हैं तो उन लोगों में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मिस्टेक ज्यादा होता है। सो देयर इज वन टीचर हु टीच, हु सेट द पेपर, हु सॉल्व द डाउट्स। देयर विल बी वन टीचर who can analyze the entire paper, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट पता है, 11th पता है, 12th पता है, बॉटनी पार्ट पता है, जूलॉजी पार्ट पता है। तो जब नीट का पेपर एनालाइज करने बैठते तो बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। 2 अलग अलग चैप्टर को साथ में मिला के कोई क्वेश्चन पूछा है तो बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस होता है। ओके, एंड देयर इज वन टीचर who will be the real subject expert and not just topic expert। सिर्फ टॉपिक्स के एक्सपर्ट नहीं है, पूरा सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाते। रेयरली यू गेट दिस। किसी भी सब्जेक्ट का 2 पार्ट होता है, एक होता है कंसेप्ट और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन। हर सब्जेक्ट में, बायो में भी, मैथ्स में भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो देर आर सर्टेन चैप्टर्स जो कंसेप्चुअल होता है, हम लोग पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पढ़ेंगे, दिस ऑल आर वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स होता है जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन आपको लर्न करना होता है। लर्निंग पार्ट मतलब क्रैमिंग पार्ट, जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो हम लोग कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे, हम लोग क्रैमिंग वाला पार्ट, इंफॉर्मेटिव पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। जहाँ इंफॉर्मेटिव है, क्रैमेटिव पार्ट है, वहाँ पे कुछ न्यूमोनिक्स बना देंगे, कुछ स्टोरीज बना देंगे, सो दैट इजीली आपको याद रहे। बट करना तो दोनों है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे जो बोलते हैं पेरेंट्स को, नहीं आई कैन नॉट क्रैमिंग वाला पार्ट मुझे नहीं आता है। इनफैक्ट आता है और सबको आता है। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। 7 5 35 बोला आपने, तो क्या किया? 7 को 5 टाइम्स ऐड किया या 5 को 7 टाइम्स ऐड किया? कंसेप्ट तो वही है, पर आपने लर्न किया है, आपने क्रैम किया है। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो पेरेंट्स आपको बोलते थे ना, टेबल लर्न करो। और एक बार टेबल रीड करने से लर्न नहीं होता है, उसको रिपीटेडली करना पड़ता है, तब जाके याद रहता है।
सो मेनी प्रेयर्स, सो मेनी श्लोक्स जो आप जो भी गॉड में बिलीव करते हो, आप लोग प्रेयर्स बोलते होगे, श्लोक्स बोलते होगे, और उसमें से कुछ होंगे जिसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता होगा, फिर भी वो आता है। सॉन्ग्स, अभी वो कुछ फेमस हो गया था धुरंधर मूवी का, खुश फासले खुश खुश कुछ था, कुछ जिसका लिरिक्स समझ में नहीं आता था, पर आप में से कुछ लोग ने गा लिया होगा, है ना। और कुछ टाइम पहले वो बॉबी देओल का वो ग्लास सर पे रख के कुछ डांस करता था, उसका लिरिक्स भी कुछ अलग था, वो भी किसी को आता होगा। कुछ टाइम पहले जाते 10 ऐसा कुछ सॉन्ग था, तो वो भी किसी ने लिरिक्स लर्न कर लिया होगा उसका। मतलब वो क्या है, वो क्रैमिंग है ना, पर वो रिपीटेशन होता है तो याद रह जाता है। तो हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, हर सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल चीज़ भी होता है, इंफॉर्मेटिव चीज़ भी होता है। इंफॉर्मेटिव को क्रैम करना पड़ता है, क्रैमिंग के लिए रिपीटेड प्रैक्टिस करना पड़ता है, और रिपीटेड प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता है तो बच्चे बोलते हैं आई कैन डू दिस। सो ये ब्लॉकेज हटा दो माइंड से कि यू कैन नॉट डू दिस। मैंने आपको प्रूफ दे दिया, काफ़ी प्रूफ दिया कि यू कैन डू दिट, डू दैट, दोनों होगा। हाँ, मैं ये ध्यान रखूंगा कि क्रैमिंग में आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि जब उसका स्टोरी हो जाएगा, न्यूमोनिक्स हो जाएगा, तो तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी और इजीली याद रहेगा। और धीरे धीरे स्ट्रेटेजी में रिवील करता रहूँगा क्या करना है, कैसे करना है। मतलब पूरे 2 साल का तो अभी एक ओरिएंटेशन में कैसे बताएंगे। सो यू गेट यूज टू विद द सिस्टम, धीरे धीरे हम लोग सेट होते जाएंगे। चलो, लेक्चर हो गया, टेस्ट हो गया, यहाँ का सिस्टम हो गया। आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कौन से सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, कौन सा बुक्स प्रिपेयर करना है। तो जो भी क्लास में चला है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है क्लास में, घर जाके सबसे पहले आप लर्न करोगे उसका टेक्स्ट बुक। यू विल लर्न टेक्स्ट बुक, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थॉरली प्रिपेयर करना है। टेक्स्ट बुक हो गया, जो पढ़ा है उसका टेक्स्ट बुक पार्ट हो गया। उसके बाद या तो मेरा नोट्स या तो कि किसी और कोई ट्यूशन में अगर आपको मॉड्यूल देते हैं वो कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आइदर माई नोट्स और मॉड्यूल, वो थॉरली प्रिपेयर हो गया, अच्छे से एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो गया। उसके बाद ही आप थर्ड स्टेज पे, अगर मेरा नोट्स किया है तो मॉड्यूल, और अगर अपने मॉड्यूल किया है तो मेरा नोट्स, ठीक है। वो थर्ड स्टेप में आएगा। वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, एकदम परफेक्ट हो गया। फिर आता है कोई भी एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक का वो टॉपिक जो हमने आज क्लास में पढ़ा है वो आपने अच्छे से लर्न कर लिया, बहुत परफेक्टली हो गया। फिर भी आपके पास टाइम बचा है, नहीं बचेगा जनरली इसके बाद टाइम नहीं बचता है, बट फिर भी इफ यू आर वेरी फास्ट लर्नर, वेरी शार्प, और एक बार मतलब यू आर लाइक स्वामी विवेकानंद, एक बार रीड करने से सब लर्न हो गया, फिर पेज फाड़ के फेंक दिया। इतने अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो शायद आपके लिए टाइम बचेगा, फिर आप अलग सेकंड रेफरेंस बुक से लर्न कर सकते हो। सर वो भी हो गया तो थर्ड रेफरेंस बुक, बट जनरली ये नहीं होगा। बच्चे पूछते मुझे, सर रेफरेंस बुक कौन सा नहीं, विच रेफरेंस बुक टू रिफर। रेफरेंस बुक इज फॉर रेफरेंस ओनली, उसका नाम ही रेफरेंस बुक है। टेक्स्ट बुक इज द मेन बुक। पर फिर भी मैं बोलता हूँ जो रेफरेंस बुक अवेलेबल हो ले लो। अगर आपके सीनियर के पास है, मोस्टली सीनियर के पास ऐसे ही पड़ा होगा, एंथुसियाज्म में सब लोग खरीद लेते हैं, कंप्लीट नहीं होता है रेफरेंस बुक। तो अगर किसी सीनियर से मिल रहा होता है तो ले लो, तो उनके पास जो है वो आप रेफर कर लो। अब बोल के नहीं मेरे को खरीदना ही है, कोई भी ले लो जो अच्छा दिखता है। अब बोल के नहीं सर मेरे को बोलो, नाम बोलो रेफरेंस बुक का, तो आप ट्रूमैन पब्लिशर्स का ले सकते हो रेफरेंस बुक, एक वो है। दूसरा अरिहंत पब्लिकेशन है, उसका एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी आता है, वो आप ले सकते हो। सो ऑल रेफरेंस बुक आर गुड। और रेफरेंस बुक में क्या होता है, ज़्यादा डिटेल्स होता है, टेक्स्ट बुक का होता है उससे ज़्यादा डिटेल होता है, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी। टेक्स्ट बुक हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है, इनिशियली हो जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट कम होगा, सिलेबस कम होगा, 1-2 टॉपिक ही हमने पढ़ा है, तो आप टेक्स्ट बुक कर लोगे, फर्स्ट रेफरेंस बुक, सेकंड रेफरेंस बुक सब कर लोगे। बट 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे ये टाइम कम मिलेगा, जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की पढ़ाई ज़्यादा होने लगेगी तब। तो ये सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है फॉर 2 years। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, इनफैक्ट यू कैन डू दिस फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो, ओके। फिजिक्स में टेक्स्ट बुक नहीं, फिजिक्स में मॉड्यूल करोगे आप, ओके। उसमें टेक्स्ट बुक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट फिजिक्स के लिए चला जाता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए सेम सीक्वेंस रहता है। सीक्वेंस सेम फॉलो रखना है आपको, कि पहले टेक्स्ट बुक भी करोगे, उसके बाद नोट्स करोगे, उसके बाद मॉड्यूल करोगे, उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस बुक, उसके बाद सेकंड रेफरेंस बुक। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आपने अच्छे से कर लिया, फिर टाइम नहीं बचता है तो छोड़ो बाकी सब।
आपने टेक्स्ट बुक कर लिया और नोट्स कर लिया अच्छे से मेरा, उसके बाद टाइम नहीं बचता है, छोड़ो, फिर रेफरेंस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, पर जो करो अच्छे से करो। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ करने में कुछ अच्छे से नहीं हुआ। ओके, नाउ दिस इज द मिस्टेक विच मोस्ट स्टूडेंट्स इन इंडिया मेक। पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो नीट एस्पायरेंट्स हैं यही मिस्टेक करते हैं। उनको लगता है कि जितना ज्यादा डिफरेंट रेफरेंस बुक पढ़ेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, उतना ज्यादा याद रहेगा। ऐसा नहीं होता है। आपने रीड किया, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाने वाले हो, ऐसा नहीं होगा। तो एक बुक भी अगर याद रहता है पूरा तो भी बहुत है। ओके, मोर बुक्स इज नॉट इक्वल टू मोर मार्क्स। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, 1 2 3, एक परफेक्ट हो जाए देन ओनली यू हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप। बाकी अगर कोई स्टेप नंबर 3 4 5 अगर छूट गया, छोड़ दो, चलेगा, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू, टेक्स्ट बुक इज कंपल्सरी, उसका एक वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए, नॉट अ सिंगल वर्ड, उतना परफेक्ट करो। ओके, so textbook is most important and it is compulsory. Others are not. Prepare according to your capacity and your availability of time. हर किसी बच्चे का एबिलिटी अलग होगा, हर किसी बच्चे का स्मार्टनेस अलग होगा। सब बोलते हैं कि सब बच्चे एक जैसे, वो बुकिश होता है, इट्स बुकिश नॉलेज, वो मूवीज में अच्छा लगता है सुनना। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चे का शार्पनेस ज़्यादा होता है, वो एक बार रीड करके उसको याद रह जाएगा। कोई बच्चे को ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, 5 टाइम्स 10 टाइम्स रीड करना पड़ता है, तो चलेगा। बट आई डोंट जज अ स्टूडेंट कि उसको कितना एफर्ट लग रहा है। ओके, आई जज, मैं स्टूडेंट को जज नहीं करता हूँ, बट यस आई अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर हार्ड वर्किंग। कोई बहुत ही स्मार्ट है और बोलता है बस मेरा तो हो गया, अब मेरा स्कोर हो रहा है, सो आई डोंट नीड टू लर्न मोर, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस मोर। और कोई दूसरा बच्चा है जो बोल रहा है नहीं चलो आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, मार्क्स आया है बट स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव, वो एक इम्प्रूवमेंट की इच्छा होती है। आई अप्रिशिएट सच स्टूडेंट्स मोर कि उसको ज़्यादा इम्प्रूवाइज करने की इच्छा है। ओके, सो इसलिए मैंने बोला आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और आपका जो टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये सारा सीक्वेंस फॉलो करोगे। ओके, मतलब एक टॉपिक आया तो दुनिया भर की बुक से वो टॉपिक लर्न कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक हुआ ही नहीं लर्न, तो क्या फ़ायदा है ना। अगर हमारा एक लेक्चर है उसमें मैंने 4 टॉपिक आपको पढ़ाया, आप बैठ जाओगे फर्स्ट टॉपिक 10 बुक में से लर्न कर दोगे और फिर लास्ट 2 टॉपिक छूट जाएगा। वो मतलब थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत नहीं किया, तो मतलब हुआ क्या अल्टीमेटली, तो आपका हाफ ऑफ द कंटेंट अधूरा रह गया, लर्न ही नहीं हुआ ठीक से। सो आई डोंट सजेस्ट दैट। सो प्रिपेयर 1 बुक थॉरली एंड देन ओनली गो टू नेक्स्ट। थॉरली अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना भी अगर हो गया ना, मतलब इट साउंड सो सिंपल, बहुत इजी लगता है, हाँ सर ठीक है कर लेंगे, इतना ही तो है। बट अगर फॉलो कर पाइए 2 साल तक अच्छे से, तो नीट में यू विल परफॉर्म बेटर देन योर एबिलिटी, मार्क माई वर्ड्स। 1 साल के बाद ये याद रखना फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो प्रिपेयर 1 बुक थॉरली एंड देन ओनली गो टू अनदर बुक। मैं तो ये बोलता हूँ कि 5 अलग अलग बुक रीड करने से अच्छा है एक बुक को 5 टाइम्स करो, एंड दैट इज कॉल्ड रिवीजन। वही तो रिवीजन होता है, डूइंग 1 बुक 5 टाइम्स। ओके, वो ज्यादा काम में आएगा आपको, बिकॉज नीट इज अ मैराथन, इट इज नॉट अ स्प्रिंट। 2 साल है। इनिशियली एंथुजियाज्म बहुत होता है 11th के बच्चों में, 11th स्टार्ट किया बस मतलब अब तो दिल्ली एमसी पहुंच जाना है, ये नेक्स्ट वीक में ही पहुंच जाते हैं इतना ज्यादा एंथुजियाज्म होता है। फिर बहुत दौड़े, फिर 1 साल के बाद थक गए, फिर नीट नजदीक आते आते सेचुरेशन हो गया, बस अभी बहुत हो गया। ऐसा नहीं करना है, इट्स अ मैराथन। तो मैराथन आपने देखा होगा, पहले स्लोली ग्रेजुअली भागते हैं और जब लास्ट लैप होगा हमारा उस टाइम पे स्प्रिंट लगाएंगे। मैं बोलूंगा आपको कब स्प्रिंट लगाना है, नहीं दौड़ाऊंगा, चलो अब ये स्टेज आ गया, अभी दौड़ने का स्टेज आ गया, अभी दौड़ो। फर्स्ट डे से नहीं दौड़ना है, अच्छे से स्ट्रेटेजिकली रेगुलर मेहनत करो। ओके, वो बेनिफिट होगा। आपको भी पता है मेरे बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, मैंने बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे रैंकर्स, बहुत सारे AIR बच्चे देखे, बहुत सारे जीनियस बच्चे देखे। हर
टॉपर बच्चे में, हर जीनियस बच्चे में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज दे लर्न ऑन द सेम डे। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, आज जो पढ़ा है वो आज लर्न कर लो, आज लर्न हो जाना चाहिए। अगर फिजिक्स है तो आज आपने जो कंसेप्ट पढ़ा, जो थ्योरी पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल्स है, वो आज प्रैक्टिस करो, सेम डे होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जब टेस्ट आता है तब ओपन करते हैं। आज समझ लिया, हाँ ठीक है समझ में आ गया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, फिर पक्का कब करने बैठेंगे, जब टेस्ट आएगा तब। ये नहीं करना है। आज आपने पढ़ा है, आज फ्रेश होता है, आज लर्न करो, टेस्ट से पहले रिवाइज करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो बच्चे मतलब ऐसा सोचते हैं कि अभी थोड़ा पढ़ लिया, अभी टेस्ट के पहले मतलब हम लोग प्रॉपर लर्न करने बैठेंगे, वो प्रॉपर लर्न किया उन्होंने टेस्ट के पहले, फिर टेस्ट में कुछ गलत हो गया है ना, कुछ रॉन्ग होगा, फिर लगता है ओ यार हाउ कैन आई डू दिस रॉन्ग। हुआ होगा आपको लाइफ में भी कभी ना कभी तो ऐसा। बट जो बच्चे लर्न सेम डे करते, फिर टेस्ट के पहले रिवाइज करते, जब रिवाइज करने बैठते तो उनको पता चलता है व्हाट थिंग्स आर मिसिंग, क्या पक्का नहीं है, क्या फिर से मतलब ध्यान देने की जरूरत है, वो उसी टाइम पे पता चल जाएगा, रिवीजन के टाइम पे। तो जब टेस्ट अपीयर होगा उसमें वो मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो अल्टीमेटली स्कोर इंप्रूव होगा, टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा तो कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है, लोग बोलते हैं ना बी कॉन्फिडेंट, तो बी कॉन्फिडेंट कैसे, मतलब लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव, जब आपका स्कोर अच्छा होगा तब वो पॉजिटिविटी और बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ये चीज भी ऐसा है, वेरी इट साउंड सो सिंपल, अच्छा ठीक है यही तो करना है बट यही नहीं कर पाते बच्चे, ये नहीं कर पाते हैं। रेगुलरिटी रखना इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मान लो वर्ल्ड कप फाइनल का मैच आ गया, तो यार आज मैच देख लेते हैं। आपका कोई जो बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई कजिन है वो घर पे आ गया, तो आज की पढ़ाई बिगड़ेगी। चलो बच्चों को वैसे मैरिजेस और फंक्शन में तो जाना अच्छा नहीं लगता है, बट मम्मी ने कभी फोर्स कर लिया, नहीं नहीं आउज पढ़ से आना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा चलो, उसमें थोड़ा मतलब ड्यूरिंग दिस 2 years बहुत लॉन्ग जर्नी है और इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। हाउ टू चेक प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रोग्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। और हम लोग आपको व्हाट्सएप पे तो मैसेज भेज रहे हैं टेस्ट के मार्क्स का, बट वो एक नंबर पे आएगा, या मम्मी या पापा जो भी आपने रजिस्टर किया है। व्हाट अबाउट अदर पेरेंट, अदर पेरेंट को भी देखना हो तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपके पास एक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, उस पर आप अपने बच्चे का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, मार्क्स चेक कर सकते हो। यू हैव टू गो टू medishvi.com। medishvi.com वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो आपको मैसेज में आएगा। तो अगर नहीं मिला है तो जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो अब हम उनको देंगे, उसमें जाके आप लीडर बोर्ड मतलब टॉपर्स कौन है वो आप चेक कर सकते हो, आप रिपोर्ट अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो। एक छोटा सा मैं डेमो दे देता हूँ आपको उस बात का। सो वी गो टू medishvi.com, ओके, दिस इज वेबसाइट। ये आप गए तो हो सकता है मोबाइल में अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट ऊपर अपर कॉर्नर पे मिल सकता है स्टूडेंट लॉगिन। अगर आप लैपटॉप पे पीसी में अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे बॉटम पे आपको मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन आप जा सकते हो, जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड जब आप डालोगे तो इस तरीके से पेज ओपन होगा। इसमें आप जा सकते हो व्यू टेस्ट्स, ये मैंने मेरा विकास व्यास एज अ स्टूडेंट बनाया है, तो दिस इज मैं मेरा बता देता हूँ किसी बच्चे का ओपन क्यों करना है। तो मैंने जस्ट हम लोग रैंडमली मार्क्स डालते रहते हैं, वो यहाँ पे बनाया। सो विल गेट टेस्ट का नंबर क्या है, चलो इसको हम लोग ऑर्डर में मैंने डाल दिया, टेस्ट नंबर, नेम ऑफ टेस्ट हमने क्या दिया था, डेट ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड, टेस्ट का टाइम, मार्क्स, परसेंटेज कितना आया, वो सारा डिटेल आपको मिल रहा है। ओके, इसमें कलर कोड्स भी मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर डिफरेंट कलर कोड्स। और इसमें हम लोग आगे जाते हैं तो यू विल गेट डिटेल्स ऑफ ऑल टेस्ट्स, ठीक है, किसमें कितना स्कोर हुआ क्या हुआ।
अब कोई पर्टिकुलर टेस्ट में देखो, ये आई वाला जो है, आई वाला जो सिंबल है, उस पर आप क्लिक करोगे तो उस टेस्ट का डिटेल मिलेगा आपको। ओके, जैसे कि वो जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 116 क्या था, PIV फुल 2, ओके, बायोलॉजी, मार्क्स, टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन और परसेंटेज कितना आया बच्चे का उस टेस्ट में। ओके, अब साथ में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड हाईएस्ट मिल रहा है, उस स्टैंडर्ड, पूरा वो स्टैंडर्ड जितनी भी बैचेस है, हर बैचेस में से हाईएस्ट मार्क्स कितना है, और जो स्टूडेंट जो बैच में है उस बैच का हाईएस्ट कितना है वो आपको मिल रहा है। बच्चे का वो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आपको बैच रैंक मिल रहा है, उनकी बैच में कौन सा रैंक है, और पूरे स्टैंडर्ड मिला के, सारे बच्चे मिला के, सपोज 300 स्टूडेंट्स है तो 300 स्टूडेंट्स में से उनका 236 रैंक है। ओके, अगर 52 बच्चे हैं या 54 बच्चे हैं बैच में तो उसका रैंक 52nd है। जनरली किसी और बच्चे के साथ रैंकिंग इंटरफियर ना हो इसलिए मेरा मार्क्स मैंने लो रखा हुआ है, अदरवाइज दूसरे किसी बच्चे के साथ इंटरफियर हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको ये डिटेल मिल गया उस पर्टिकुलर टेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग वापस जाते हैं व्यू टेस्ट में। अब ये बाजू में जो आइकन है दैट इज लीडर बोर्ड, आई के बाजू में जो है वो लीडर बोर्ड का है, किसी और टेस्ट का कर रहे हैं। अब लीडर बोर्ड का एंट्री आप देखोगे, उसमें आपको टॉपर्स मिलेंगे। देखो, हर किसी का रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हर पेरेंट्स को ये होता है कि अच्छा चलो मेरे बच्चे का इतना मार्क्स है तो जो हाईएस्ट है वो क्या है, या कितने बच्चे फुल मार्क्स में है, तो दिस आर द डिटेल्स। ओके, कि जो रैंक है ये पूरा स्टैंडर्ड का आएगा, तो दिस आर द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और कुछ बच्चों का हम लोग इसमें, सारे बच्चों का तो नहीं आएगा बट हाँ कुछ बच्चों का हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने 28 स्टूडेंट्स का ऐड किया हुआ है जिसका रैंकिंग 18 तक ही आ रहा है। अब देखो रैंकिंग में आप देखोगे तो 175 मार्क्स जो है वो 7 स्टूडेंट्स का है, तो 7 स्टूडेंट्स तक रैंकिंग 1 ही है। ओके, फिर 8th स्टूडेंट जो 171 पे है उसका 8th रैंक हो गया, उसका 2nd रैंक नहीं हो सकता ना, वरना तो टोटल टैली नहीं होगा। ठीक है, तो नीट में भी ऐसे ही होता है, रैंकिंग इसी तरीके से मिलता है, तो हम लोग भी उसी तरीके से रैंकिंग देते हैं। तो ये आपने लीडर बोर्ड देख लिया। अब लीडर बोर्ड देखने के बाद आपको लगता है कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट टू पर्टिकुलर डेट, ये जो जनरेट रिपोर्ट है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग, आपको जो डेट सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे चलो मैं थोड़ा पुराना ले लेता हूँ, 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर देख लेते हैं। तो डेट रेंज आपके हिसाब से आप डाल सकते हो कि उस विद इन दैट ईयर और विद इन दैट टाइम जो भी आपको डेट सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, और सर्च पे आप क्लिक करोगे आपको रिपोर्ट जनरेट किया हुआ मिल जाएगा। विद इन दैट डेट रेंज जो रैंक है बच्चे का, मतलब मेरा यहाँ पे इन दिस केस दैट इज 231, इसमें आपको टेस्ट का नेम, डेट ऑफ टेस्ट, मार्क्स, परसेंटेज, बैच का रैंक फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट, स्टैंडर्ड का रैंक फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट, ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। ओके, अब ये जो कलर कोड है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे का 100% है वो डार्क ग्रीन से होगा, लेटर्स बिटवीन 95 to 99.99% है तो ग्रीन, ब्लू इज 85 to 94.99, दिस पर्पलिश जो है दैट इज 75 to 84.99, ऑरेंज 64 to 74.99 एंड सो ऑन। सो दिस आर कलर कोड्स। ओके, ये कलर कोड्स है। ये हो गया आपका मार्क्स का डिटेल, इसको चार्ट फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। ओके, हर एक टेस्ट आ गया यहाँ पे। ओके, जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ग्रीन से है, ये वाला, उस पर आप कर्सर लेके जाओगे तो आप उसका डिटेल आ जाएगा, परसेंटेज हाईएस्ट है। लोएस्ट स्कोर ये है, जनरली मैं ही रहूंगा इसमें, लोएस्ट, दिस इज द लोएस्ट। ओके, और ये आपका मार्क्स है, एवरेज परसेंटेज। ठीक है, क्लास एवरेज है, ब्लू में जो है वो क्लास एवरेज है, और जो ऑरेंज है वो आपका है। तो हाईएस्ट, लोएस्ट और क्लास एवरेज के साथ आप आपका परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा और एनी पेरेंट कैन एक्सेस दिस।
आपको सिर्फ आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड रखना है और किसी भी डेट रेंज में आप आपका रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी तरफ से हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि एवरी मंथ आपको एक प्रिंट आउट दे दे इस रिपोर्ट का, एंड वी विल गिव दिस प्रिंट आउट टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट जब रिपोर्ट लेके आएगा घर पे प्लीज पूछ लेना आप, डेट नंबर 1 to 7 में उनको मंथली रिपोर्ट मोस्टली मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रिंट आउट भी हम लोग भेज देंगे एक मंथली रिपोर्ट का। आपको अगर घर पे प्रिंट आउट निकालना है आप निकाल सकते हो, सिर्फ देखना है आप देख सकते हो। आफ्टर हैंडिंग ओवर दैट प्रिंट आउट वी विल ट्राई टू कॉल ईच ऑफ द पेरेंट कि हमने रिपोर्ट दिया है, आप प्लीज चेक कर लेना। कभी कोई बच्चे भूल जाते हैं रिपोर्ट देना, तो अगर कोई बच्चा भूल गया है तो हम पेरेंट्स को याद करवा देते हैं कि वी हैव गिवन अ रिपोर्ट, आप प्लीज चेक कर लो। ओके, सो दिस इज हाउ आपको पूरा परफॉर्मेंस बच्चे का अलॉन्ग विथ ऑल कंपैरिजंस आपको पता चल जाएगा। ओके, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट है। आपको जो रिसिप्ट मिलेगा, या तो आपको मिल गया होगा रिसिप्ट या तो अभी मिलेगा, तो जो आपको फीस का रिसिप्ट मिलेगा उसके बैक साइड पे रूल्स हैं। तो सारा रूल्स पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट इट विल टेक 5 minutes। प्लीज आप रूल्स देख लेना। नाउ यू हैव टू हेल्प अस एंड यू हैव टू कोऑपरेट विथ अस टू मैनेज थिंग्स बेटर। अगर एक ही फोन नंबर रखेंगे और हर कॉल हर बच्चे का हर रीजन के लिए कॉल उस एक ही नंबर पे आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वी हैव डिफरेंट नंबर्स फॉर डिफरेंट पर्पस। प्लीज आप ये ध्यान रखो कि आप ये सारे नंबर्स को सेव कर लो। बच्चाज ऑल माय बच्चाज आर रिक्वेस्टेड कि पेरेंट्स के या घर में जो भी फोन है हर फोन लेके अब जो मैं सारे नंबर्स जो बता रहा हूँ प्लीज वो सारे नंबर सेव कर लो, और कौन से पर्पस के लिए किसको फोन करना है कब फोन कर सकते हो वो नोट डाउन कर लो प्लीज आप। सो बिकॉज यस इट्स मी, माय नंबर इज 9824360400 और आप मुझे सब्जेक्ट क्वेरी के लिए फोन कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो डाउट सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, अगर कुछ अर्जेंसी है, नीट एकदम नज़दीक है, कुछ फ़ोन करना है पूछना है तो दे कैन कॉल मी। कृषा मैम हमारे साथ है सिंस 8 years हमारे साथ है कृषा मैम, सो उनको भी काफ़ी नॉलेज है। तो बच्चे जो है दे आर रिक्वेस्टेड कि अगर चलो यहाँ पे आए तब तो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, कृषा मैम से पूछ सकते हैं, बट घर पे अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको कुछ डाउट आ गया, कुछ क्वेश्चन है, you can send WhatsApp message to Krisha ma'am. This is number of Krisha ma'am 7621878480। कृषा मैम को आप WhatsApp पे डाउट पूछ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आपको आंसर तो दिया होगा जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो। सो क्वेश्चन के साथ आप ये डिटेल भी प्लीज मेंशन करो जब आप कृषा मैम को WhatsApp सेंड कर रहे हो कि व्हाट इज आंसर गिवन एंड व्हाट इज आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि आपका थिंकिंग क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो आंसर गिवन है और आप क्या सोच रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है और क्या एक्सप्लेन करना है। तो दैट हेल्प अस टू एक्सप्लेन यू बेटर। ओके, मंडे टू सैटरडे 11 AM to 7 PM में इट इज बेटर टू सेंड मैसेज और मैम विल आंसर यू इन दिस। फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी, बायो सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी है उनको प्लीज आप मैसेज करो। आइडियल सिचुएशन ये होता है कि आप पहले कृषा मैम को मैसेज करोगे फॉर 24 hours। इफ शी डोंट रिप्लाई तो वो सेम आप मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो सो दैट आई कैन लुक इनटू इट। ये कृषा मैम का नंबर, ये रीजन से आपको मैसेज करना है। शेफाली मैम, शी इज द बॉस। शेफाली मैम का नंबर इज 9924360400। मंडे टू सैटरडे 11 AM to 7 PM आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बहुत कुछ अर्जेंसी है तो आप कॉल भी कर सकते हो। बट फॉर ऑल अदर क्वेरीज, मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, वैसे मैंने तो बता दिया आपको, medishvi.com पे जाके आप लॉग इन करके देख सकते हो। फिर भी अगर मैम का ओपिनियन आपको जानना है, मैम को ऑलमोस्ट हर बच्चे का परफॉर्मेंस याद रहता है, तो अगर मैम का व्यू पॉइंट्स जानना है तो आप मैम को कॉल कर सकते हो। आज मेरा बच्चा नहीं आएगा, आज एब्सेंट रहेगा, बीमार है, बैच चेंज करना है, ऑल दैट थिंग्स मिलने आना है। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग PTM नहीं रखते, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम नहीं रखते।
बिकॉज वी बिलीव कि जब हम फ्री हो, जब हम सारे पेरेंट्स को बुलाए, उस टाइम पे पेरेंट्स भी फ्री हो ऐसा जरूरी नहीं है. सो शेफाली मैम इज फॉर दैट ओनली. ओके, मैं सिर्फ टीचिंग पार्ट हैंडल करता हूं. आई एम इन टू टीचिंग. माई जॉब इज टू टीच बायोलॉजी. दैट्स इट. बाकी सब कुछ शेफाली मैम हैंडल करते हैं. बच्चे का प्रोग्रेस, उसका ट्रैक मेंटेन करना, बच्चे को मोटिवेट करना, उसको डांटना. हाँ, अगर बच्चा अप टू द एबिलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैम थोड़ा डांट भी देंगे शायद बच्चे को. पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना. अगर पेरेंट्स को मिलना है मैम को, तो पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ शेफाली मैम बाय व्हाट्सएप. मैम उसी रीजन से है क्लास में. मैम का रोल ये है क्लास में. ओके, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं. दैट इज द मेन रोल ऑफ शेफाली मैम. तो पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड कि आप व्हाट्सएप डाल दो, मैम को मैसेज डाल दो कि मुझे मिलना है, दिस इज नेम ऑफ माय चाइल्ड एंड दिस इज बैच नंबर, और हमको मिलना है. तो क्या कन्वीनियंट टाइम है, मैम आपको रिप्लाई में आंसर दे देंगे कि कब हम लोग मिल सकते हैं. आपका कन्वीनियंट टाइम और मैम का, दोनों का जो कन्वीनियंट टाइम है, उस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो मैम के नंबर पे इन बिटवीन 11 AM to 7 PM. उसके बाद हमको भी घर जाके खाना बनाना होता है, खाना होता है. सो बट यस, इफ देर इज एनी अर्जेंसी, बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, तो आप आफ्टर 7 PM भी आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. दैट इज़ नॉट एन इश्यू. यहाँ का लैंडलाइन नंबर, मेडिश्वी का लैंडलाइन नंबर इज 0794016040. यहाँ का मोबाइल नंबर इज 9737360400. क्लास का टाइम होता है मंडे टू सैटरडे 11:30 AM to 7 PM. बाकी हर चीज़ के लिए, जैसे मेरे चाइल्ड को बोलना कि चाबी बाजू के घर में दिया है, ओके, या आज हम थोड़ा लेट हो जाएंगे पिकअप करने के लिए, या आज हम पिकअप के लिए नहीं आने वाले, उबर कर लेना. तो इस तरीके का जो भी मैसेज, चाबी तेरे पास रह गया है कि क्या, ऑल दिस काइंड ऑफ मैसेजेस, प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड कि शेफाली मैम पे मत करो ये, क्योंकि एक ही नंबर पे सब कुछ आएगा, थोड़ा मैनेज करने में डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर दिस, क्योंकि सिर्फ मैसेज पास ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे होंगे तो दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन या स्विच ऑफ होगा या साइलेंट होगा. तो जब बच्चे क्लास में हैं, जब लेक्चर चल रहा है, और उस टाइम पे अगर कुछ आपको कम्युनिकेट करना है, बारिश हो गई, मेन चीज 11th के स्टार्टिंग में तो बारिश हो गई, तो क्लास चालू है नहीं है, जनरली क्लास चालू ही होता है, बंद नहीं होता है. इफ आई कैन कम एट क्लास, बच्चे कैन ऑल्सो कम एट क्लास. ओके, और अभी मेन रोड्स पे तो इतना पानी नहीं भरता है, बट हाँ, कभी अगर बहुत बहुत ज़्यादा फ्लडिंग सिचुएशन हो गया तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज क्लास कैंसिल नहीं होगा. बट स्टिल, अगर इस सिचुएशन में भी अगर आपको फ़ोन करना है, प्लीज़ आप लैंडलाइन फ़ोन या क्लास का मोबाइल फ़ोन यूज़ करो. बच्चे को मैसेज देने के लिए ये नंबर यूज़ करो. प्लीज़, ऑल आर रिक्वेस्टेड कि जो पर्पज़ के लिए जो फ़ोन नंबर्स मैंने बोला है, उसे फ़ोन नंबर्स का यूज़ करो. एंड पेरेंट्स भूल जाएंगे, बच्चे आर रिक्वेस्टेड कि घर के हर फ़ोन में ये सारे नंबर्स प्लीज़ आप सेव कर लो. ओके, सो थैंक यू सो मच. ये हमारा ओरिएंटेशन हुआ. डू योर बेस्ट फॉर दिस 2 years. And I always end my lectures, videos, as well as this orientation with Happy NEET. Eager to see you all. आओ मिलते हैं, पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, मजा आएगा. एंड विल सी दैट कि आप लोग आपका ड्रीम कॉलेज जो है उसमें आप पहुंच पाओ, आपको एडमिशन मिल सके. बाय फॉर नाउ. हैप्पी NEET.